Yes. So in the last class we were discussing about the portion where हम यहाँ पर क्या चीजें इमेजिन कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या चीजें डिस्कस की थी कि हमारा जो एक पर्सन है, ठीक है, जो नॉलेजेबल है लेकिन रिक्लूस है। रिक्लूस का मतलब कि वो अकेले रहना पसंद करता है, अलग जगह पे रहना पसंद करता है, किताबों के बीच रहना पसंद करता है, लोगों से वो बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करता है। यानी कि बेकन का जो पॉइंट था कि अगर आपको एक रेडी पर्सन बनना है तो आपको यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए जो एक पैराग्राफ लिखे गए हैं, उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कि अगर आप रिक्लूस हैं, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, मान लीजिए आपने 1000 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, आपने उन किताबों को पढ़ने के बाद उस नॉलेज को यूटिलाइज नहीं किया, तो उन किताबों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस किया था। जो पर्सन अगर यहाँ पर मान लीजिए जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, उसने हजारों किताब पढ़ी है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उसका जो थिंकिंग होता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। यानी कि उसका कोई काउंटर नहीं करता है। जब वो अकेले पढ़ता है या वो अकेले इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है, तो उसका एक पर्सनल ओपिनियन है हर एक चीज को लेकर, लेकिन उस पर्सनल ओपिनियन के अलावा भी और बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत अलग अलग लोगों के ओपिनियंस हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि सही है या गलत है, लेकिन हर चीज को एक अलग नजरिए से देखना भी जरूरी है। आपके पास अगर एक नॉलेज है कि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन, ये डेफिनेशन जो निकाला गया है, ये डेफिनेशन किसी एक पर्सन ने अपने ओपिनियन के बारे में लिखा है कि मैं क्या सोचता हूँ कि एक जेंटलमैन को कैसे होना चाहिए। ऐसा जरूरी है नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं इनका सपोर्ट करें या बहुत सारे लोग इनका अपोज करें। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि करीब से करीब समझ लीजिए कि इस जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हर कोई सपोर्ट कर रहा है तो हम कोई दूसरे नजरिए से इसे देखें ही ना, इसका दूसरा नजरिया कोई ज्वाइन ही ना करने दे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ज्वाइन करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल का हम यहाँ पर नजरिया देखते हैं, ठीक है, तो उस नजरिए से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि ये जो एस्पेक्ट है, ये जो डेफिनेशन हमने दी है, ये कितने काम की है हमारी, या फिर इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखकर प्रोसेस करें तो क्या ये ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी व्हेन यू आर सपोजेबली गोइंग ऑन हियर, लाइक आप यहाँ पर अपने ही थॉट प्रोसेस में एक चेन है आपका, उसी चेन के थ्रू आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो जब इस प्रोसीजर का कोई एंड नहीं होगा तो आप उस नॉलेज को एक अलग नजरिए से नहीं देख पाओगे, जो कि बहुत देखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपने एक थ्योरी निकाली है तो उस थ्योरी के लिए आपको हर एक जगह से देखना होगा, समझना होगा कि ये जो चीज मैंने थ्योरी निकाली है, इस थ्योरी का क्या बेसिस है, ठीक है। गिव मी अ मिनट। यस, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि यहाँ पर अगर एक पर्सन जो है उसको अगर मतलब मान लीजिए कि अगर एक पर्सन डेफिनेशन दिया किसी चीज का और बहुत सारे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो उन लोगों के ही कंपनी में रहता है, हमेशा उन्हीं लोगों से बात करता है, तो उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं रहा है, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, उसे लगता है कि मैंने हर चीज अचीव कर ली है, और उसका एक उसके माइंड में एक ये अचीवमेंट वाला जो आप कह सकते हैं मैम अभिनव एक्साइटमेंट। वेटिंग में है। ओके, अभिनव को वेटिंग में ही रहने दीजिए। देयर इज दिस इज माय क्लास, सो आई विल अलाउ हु दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है। अगर वो वेटिंग में है तो वो किसी रीजन से वेटिंग में। ऑलराइट, यस। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ था, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक पर्सन जो है, अगर वो पर्सन यहाँ पर कुछ ही लोगों के पास जाके बात कर रहा है, कभी कभी जिन लोगों को यहाँ पर उनका अपोज नहीं करना है, उनकी बातों को यहाँ पर अपोज नहीं करना है उन्हें, तो वो सच्चाई से कभी एक तरह से उनको कोई डाउट नहीं होगा, उसका जो नॉलेज है उसको लेकर उसके सर में ये बात चढ़ जाएगी कि मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी और के पास नहीं है, या इस पर्टिकुलर थ्योरी के बिहाफ पे मैं बहुत ही फेमस हो गया। लेकिन जैसे ही वो उन लोगों के पास चला जाता है जिनका यहाँ पर अलग अलग तरीके का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, यानी कि उनके पास जो प्रिंसिपल है, उनका जो देखने का नजरिया है वो उस पर्सन से अलग है,
तो अगर वो अलग है तो उसका कोई रीजन है जो अलग है, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने अलग तरीके का बैकग्राउंड से वो आए हो सकता है कि यहाँ पर उनका अलग तरीके का थिंकिंग बन गया हो, जिस एक्सपीरियंस से, जो लाइफ का उन्हें एक्सपीरियंस मिला है उसके बेसिस पे उनका एक अपना ओपिनियन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रीजन से क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे कि उनका जो थ्योरी होगा वो अपने परसेप्शन से बताने की कोशिश करेंगे, अपने नजरिए से बताने की कोशिश करेंगे। तो वो जो पर्सन होगा जिसके पास बहुत नॉलेज है, एक्चुअल में उस पर्सन के पास नॉलेज है क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसने बहुत सारा रिसर्च किया है, लेकिन क्योंकि उसने कभी भी कन्वर्सेशन नहीं किया ऐसे लोगों के साथ जो उसका ओपिनियन अपोज करेंगे, वो अपने पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसको अपना जो पोजीशन है वो डिफेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, उसने कभी ऐसा सुना ही नहीं, जो उसका अपोजिशन कर रहे हैं वैसे लोगों से वो कभी बात ही नहीं किया, तो उसका देखने का नजरिया कभी भी बदला ही नहीं। और क्योंकि उसका देखने का नजरिया कभी बदला नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि वो हर एक चीज को यहाँ पर डिफेंड कर सके, वो पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती, ठीक है। क्योंकि उसने ऑब्वियसली उस नजरिए से सोचा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि अगर मान लीजिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके किताब में, मैं अगर कोई दूसरी डेफिनेशन बताती हूँ, अगर उस नजरिए को मैं समझा नहीं रही हूँ या मेरा एक पर्सपेक्टिव है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पर बोलेंगे नहीं नहीं वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? If my perspective and my position where I'm looking at that definition, वो definition अगर मैं किसी लॉजिकल रीजन से समझा भी रही हूँ तो भी आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपने रीजनिंग को हियर, क्योंकि आपने कभी वो कन्वर्सेशन किया नहीं। सो द मेन पॉइंट दैट वी हैव लर्नड हियर कि यहाँ पर अगर आपको नॉलेजेबल हैं आप, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, लोगों को बताना भी है, ताकि आप यहाँ पर मैक्स टू मैक्स ओपिनियन फाइंड आउट कर सके अपने थ्योरी के बारे में। और जितने भी परसेप्शन है, ठीक है, हो सकता है कि दुनिया के सारे परसेप्शन को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन जो लॉजिकल परसेप्शंस है, जो लोग लॉजिकली आपको प्रूव करके बता रहे हैं कि इज इट पॉसिबल कि आपका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से वेरीफाई अगर कर दिया जाए, इस तरह से मॉडिफाई अगर कर दिया जाए, तो हम इसे उन लोगों के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर लार्ज ग्रुप के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो परसेप्शन का चेंजेस आता है, ये आपके थ्योरी के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने लोगों को आपका परसेप्शन रहेगा, ऐसा नहीं है कि हर एक का परसेप्शन अलग ही रहे, ठीक है, हर एक का देखने का नजरिया अलग रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर हर एक का देखने का नजरिया सेम रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको जितना मैक्सिमम डाटा गैदर करना है उतना मैक्सिमम डाटा आप गैदर करेंगे, और उस मैक्सिमम डाटा को लेकर आप अपना थ्योरी प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपका जो अपोजिंग जो भी पर्सन आपका अपोज कर रहा है उसके पास वैलिड रीजन ना रह जाए, और अगर कोई वैलिड रीजन है तो आप उसे डिफेंड कर पाए, ठीक है, आप जस्टिफाई कर पाए कि मैंने अगर यहाँ पर ये चीज छोड़ी है तो क्यों छोड़ी, ठीक है। ऑल राइट, so I believe here 2-3 paragraphs are left, so let's start from there. Okay, this portion we have done, ठीक है। In this encounters the learning of the recluse usually fails him, ठीक है, यानी कि इस तरह के जो एनकाउंटर होते हैं, यानी कि ऐसे जो लोगों से अगर वो मिले, ठीक है, ऐसा पर्सन जो रिक्लूस है, रिक्लूस का मतलब जो अकेले रहता है, ठीक है, या जो अकेला, जिसे अकेला कर दिया गया है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसे अपने इन्वायरमेंट से, मतलब जिसे सोसाइटी से निकाल दिया गया है, या फिर जो खुद ही सोसाइटी से अलग रहता है, उसे रिफ्यूज कहते हैं। तो अगर कोई एक रिफ्यूज पर्सन है, उसकी जो लर्निंग है, उसने जो भी चीजें लर्न की है, उसके पास जो भी नॉलेज है, वो उसे फेल कर जाएगी, यानी कि वो उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो हैबिट नहीं है। Nothing but long habit and frequent experiments can confer the power of changing a possession into various forms, presenting it in different points of view, connecting it with known and granted truths, fortifying it with intelligible arguments, and illustrating it by apt similitude. And he therefore, that he collects his knowledge in solitude, must learn its application by mixing with mankind. यानी कि उनका जो भी यहाँ पर नॉलेज था, उन्होंने
एप्लीकेशन उसका नहीं सीखा। जब मैनकाइंड जो अलग अलग लोग उस थ्योरी को पढ़ेंगे, उस थ्योरी को इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे, यूज करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि उन्हें प्रॉब्लम आए। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि इस रिक्लूस पर्सन ने उस थ्योरी को बहुत सारे ओपिनियन के नहीं, सिर्फ अपने ओपिनियन के बेस बनाया है। तो आपका जो ओपिनियन है, हो सकता है कि बहुत लोगों का अलग ओपिनियन हो, तो वो क्या कर पाएगा, वो अपना आर्ग्यूमेंट नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट लड़ने के लिए आपको हैबिट चाहिए होता है, फ्रीक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपकी एक थ्योरी है, आप उसे टेस्ट करके देखेंगे, तभी तो आप उस थ्योरी को जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने ये थ्योरी टेस्ट की है और ये ऐसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस करती है एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है रिजल्ट में, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास मेजॉरिटी है, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका जो थ्योरी है वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, या फिर जो भी पॉजिटिव वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपका पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करना है तो आपका जो डाटा है वो पॉजिटिव आना चाहिए एटलीस्ट 90% टू 80%, 80 to 90%। अगर इससे कम है तो आप बहुत ज्यादा वेरीफाई, मतलब बहुत एक तरह से कह सकते हैं ना कि एकदम प्योरली आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि आपका जो डाटा है अगर 60 to 70 भी रहता है, दैट मीन्स कि कुछ लोग ज्यादा हैं बस। ठीक है, मान लीजिए कि 10 लोगों में से 5-6 लोग ऐसे हैं जो आपके थ्योरी को फॉलो करते हैं, बाकी के 4 नहीं है, तो बाकी के 4 सिर्फ एक नंबर से कम है, तो आप उसे बहुत स्ट्रांगली नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 10 में से 9 लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास बहुत स्ट्रांग डाटा है। और 10 में से 9 लोग, हर एक 10 में से 9 लोग अगर मैं कहूँ तो 90%, 99% मेरे पास डाटा है कि ये लोग, ये जो थ्योरी है ये सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें से अगर कोई एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो उस 1% में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 में से वो एक जो पर्सन है वो बच जाएगा, वो उस कैटेगरी में आएगा। तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ ये 1% में आता है ये पर्सन, या फिर जितने भी पर्सन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं इस थ्योरी को, वो 1% में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव टेस्टेड, आई हैव द रिजल्ट। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको वेरीफाई करना होता है, हर एक चीज को आपको हर एक नजरिए से देखना होता है। थ्योरीज को आप यहाँ पर सिर्फ बोल नहीं सकते, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मैनकाइंड के साथ, यानी कि ह्यूमन काइंड के साथ उसे एप्लीकेशन करना होगा। आपको अप्लाई करके देखना होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो फोर्टिफाई हो रहा है कि नहीं। फोर्टिफाई का मतलब होता है जो मजबूत कर देना। ठीक है, फोर्टिफाई का लिटरल मीनिंग होता है मजबूत करना। ठीक है, तो अगर आप इसे कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो फोर्टिफाई का मतलब होता है कि बेस अच्छे से बनाना ताकि बिल्डिंग गिरे ना। फोर्टिफाई का अगर हम इंग्लिश में यूज करते हैं, इसका मतलब कि हम जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको, उसके पीछे एक बेसिक प्रूफ हमने लगा के रखे हैं। ठीक है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, हमारे पास डाटा है एक्सपेरिमेंट का। ये सारी चीजें फोर्टिफाई करती हैं, यानी कि मजबूत करती हैं हमारे आर्ग्यूमेंट को। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट पोर्शन वुड बी, लेट मी जस्ट इरेज दिस। Yes, next portion जो है हमारा, but while the various opportunities of conversation invite us to try every mode of argument, every art of recommending our sentiments, we are frequently betrayed to use such as are not in themselves strictly defensible. A man heated in talk and eager to victory takes advantage of the mistakes or ignorance of his adversary, lay hold of confessions to which he knows he has no right, and urges proofs like to prevail on his opponent, though he knows himself that they have no force. Thus, the severity of reason is relaxed, and many topics are accumulated, but without just agreement and distinction, we learn to satisfy ourselves with such rationalism as silence is other, and seldom recalls to close examination that discourse which has gratified our vanity with victory and applause. यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्सन है जो आपकी थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है या फिर लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है आपकी अपोजिट टू योर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, आपका जो परसेप्शन है उससे अलग परसेप्शन का एक पर्सन है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इनवाइट कर रहा है कि मेरा ये परसेप्शन है जो कि आपसे अलग है,
हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मेरे परसेप्शन से देखा जाए तो आपका जो थ्योरी है वो शायद आपके वो शायद परफेक्ट नहीं है, उसमें ये सारी चीजें जो है आपको मॉडिफाई करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास लोग आ रहे हैं, आपके पास ऐसा पर्सन है जो आपके आपसे अलग नजरिया रखता है, जिसके हेल्प लेकर आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं अपने जो थ्योरी है उसका फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इससे करते क्या है हम, इसमें हम सेंटिमेंट्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ईगो एंड एंगर, बिट्रेयल, ये सारे सेंटिमेंट्स हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये पर्सन जो है ये मेरे पास दूसरा परसेप्शन लेके आ रहा है, यानी कि इसका देखने का नजरिया अलग है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द अपॉर्चुनिटी लेने के बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पर्सन जो है इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जीतने के लिए, ठीक है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग को या फिर जो भी चीजें रैशनल हैं उन चीजों को हटाकर यहाँ पर उसने अपने सेंटिमेंट जोड़ दिए, दैट इज एंगर, ठीक है, एंड द रेस टू विन, ठीक है, वो जो उसका पैशन होता है कि हमें बस जीतना है, ठीक है, हाउ वी आर विनिंग दैट पर्टिकुलर रेस, वो मतलब नहीं रखते ये लोग, क्योंकि इन्होंने सेंटिमेंट जोड़ दिए रीजनिंग की जगह। जहां इन्हें रीजनिंग लगानी थी यहाँ ये सेंटिमेंट जोड़ रहे हैं, अपना ईगो जोड़ दिया उन्होंने, अपना एंगर जोड़ दिया, अपना वो पैशन जोड़ दिया सिर्फ जीतने के लिए। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये इग्नोर कर रहे हैं, क्या चीज इग्नोर कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उन्हें यहाँ पर लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उन्हें यहाँ कन्वर्स करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो यहाँ पर रीजनिंग और प्रूफ को अपना ही ओपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो भी उनके अगेंस्ट है, जो भी उनका आर्ग्यूमेंट अपने दूसरे पर्सपेक्टिव से बता रहा है, उनके सामने ये क्या करते हैं, उनके सामने ये कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक, ठीक है, उसको पकड़ के, ठीक है, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई, ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ उनसे मिस हो गया, या एक लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर हट गई, जिसको सिर्फ यहाँ पर बता देने से क्या होता, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों तरफ का केस होता है, ठीक है, वो पर्सन जिसके पास यहाँ पर दूसरा पर्सपेक्टिव लेके एक पर्सन आया है, और वो पर्सन भी जो यहाँ पर दूसरा पर्सपेक्टिव सुनने आया है, ये दोनों पर्सन क्या करते हैं, अगर यहाँ पर इमोशन ना रहे, अगर यहाँ पर वो इमोशनल गलत इमोशन ना डालें, सिर्फ यहाँ पर बेसिस नॉलेज का रहे, नॉलेज गेन करने का रहे, नॉलेज एक्सपैंड करने का रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने अगर दूसरा पर्सपेक्टिव दिया किसी को, तो उसने सोचा उस पर्सपेक्टिव से, फिर उसने बाद हमने डिस्कशन किया कि अगर हम आपके पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इस डिस्कशन को बिना किसी इमोशन से जोड़े हम यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो इस डिस्कशन में क्या होगा, इस डिस्कशन के बाद हमारे पास एक सॉलिड डाटा होगा, जिससे हम यहाँ पर अपना जो थ्योरी है उसको हम बैक कर सकते हैं, यानी कि उसको हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं किसी के भी सामने। लेकिन हमने क्या किया, हम दोनों ही पर्सन ने यहाँ पर एक की कोई छोटी सी गलती जो है उसको निकालने के लिए मैंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, या फिर उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने सिर्फ एक जीतने के पैशन के लिए, ठीक है, सिर्फ अपना ईगो जिताने के लिए उसने मेरा लॉजिकल रीजनिंग जो है, या फिर जो भी यहाँ पर मैं एस्पेक्ट अपना रख रही हूँ, जो भी मेरे देखने का नजरिया मैं बता रही हूँ, उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें आपका जो एक तरह से जो आपका ये कोर्स होता है, ठीक है, मतलब जो आपका मोटिव होता है, ठीक है, आपका मोटिव क्या है कि आपको एक ये थ्योरी बनानी है और उसके बाद आपको रीजनिंग चाहिए, आपको प्रूफ करने के लिए कुछ चाहिए, ये आपका मोटिव है। लेकिन इस मोटिव से हम डिस्कोर्स हो जाते हैं, डिस्कोर्स का मतलब रास्ता भटक जाते हैं, और यहाँ पर हम किस चीज के मतलब किस चीज को पाना चाहते हैं, यहाँ पर हम पाना चाहते हैं विक्ट्री को, अप्लॉज को, ठीक है, कि लोग मुझे मैं यहाँ पर जीतना चाहता हूँ और लोग मुझे उस जीत के लिए रिस्पेक्ट दें। दिस इज द डिस्कोर्स जो हम अपना पाथ छोड़कर, जो हमारा पाथ था, एक्चुअल पाथ था कि हमें यहाँ पर डिस्कशन करना था, जिसके बेस्ड हम यहाँ पर एक रीजनेबल थ्योरी बना सके जो कि बहुत सारे लोग के लिए एप्लीकेबल हो। इसके अलावा हमने इसके जगह हमने क्या किया कि हमने अपना इमोशन जो है, ठीक है,
मैन हीटेड इन टॉक का मतलब कि अगर आपने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, अपने एंगर को अपने आगे आने दिया, ठीक है, ईगर टू विन, आपने यहाँ पर पैशन है आपका कि आपको जीतना है किसी भी तरह, इन सभी चीजों से अगर आपने यहाँ पर ये डिस्कशन किया इन सभी इमोशंस को साथ लेकर, तो होता क्या है कि यहाँ पर आपका छोटी छोटी चीजों को लेकर, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स को लेकर हम यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उस सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कोर्स है, वो मेन जो रास्ता है, वहां से हम भटक जाते हैं, डिस्कोर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेटिफाई होने की जगह क्या करते हैं, हम विक्ट्री अचीव करना चाहते हैं, अपलॉज अचीव करना चाहते हैं। अपलॉज का मतलब जब तालियां बजती हैं ऑडियंस की तरफ से, उसे अपलॉज कहते हैं। तो यहाँ पर अपलॉज का रिप्रेजेंटेटिव है या फिर अपलॉज यहाँ पर लगाया गया है ये रिस्पेक्ट, ये दिखाने के लिए कि हमें विक्ट्री और रिस्पेक्ट चाहिए, ना कि हम यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो हैंड रेस कर लीजिएगा और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अनम्यूट मैं अलाउ तभी करूंगी जब आप हैंड रेस करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, some caution therefore must be used, lest copiousness as and facility be made less valuable by inaccuracy and confusion. To fix the thoughts by writing and subject them to frequent examinations and views in the best method of enabling the mind to detect its own sophism and keep it on ground against the fallacy which is practices on others, which it practices on others in conversation, which naturally diffuse our thoughts, and in writing we contract them. Method in the excellence of writing and unconstrained the grace of conversation. इसका मतलब कि हमें कॉशियस रहना है। कॉशियस का मतलब क्या, बच के रहना है। किससे बच के रहना है कि हमारा जो यहाँ पर ये सारी जो आप कह सकते हैं कि बेकार की चीजें हैं, ठीक है, कॉपियसनेस मतलब बेकार की चीजें जो हैं आपकी, जो हमें यहाँ पर वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, हमारे लिए लेस वैल्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जीतना हमारे लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है मोटिव हमारा, कि हम यहाँ पर जो थ्योरी दे रहे हैं उसका कोई बेसिस हो, उसे हम डिफेंड कर पाए लोगों के सामने। तो जो भी लेस वैल्यूएबल चीज है उनके बीच में हमें फंसना नहीं है, ताकि हम इनएक्यूरेसी ना कर जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। हमें करना क्या है, हमें इसे फिक्स करना है। कैसे फिक्स कर सकते हैं हम, बाय राइटिंग। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं और बार बार रिव्यू कर सकते हैं या रिव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी जो थ्योरी है, जो कि आपको पता होगा कि जब एक पेपर डिसर्टेशन के लिए पीएचडी करने के लिए एक डिसर्टेशन लिखना होता है, ठीक है, रिटन फॉर्म में आपका जो आपने जो थ्योरी निकाली, आपने जो रिसर्च की, उसके लिए एक रिटन फॉर्मेट में रिपोर्ट सबमिट करना होता है, प्लस आपको प्रेजेंट भी करना होता है, आपको समझना होता है मेंबर्स को कि आपने क्या रिसर्च किया और आपने क्या कंक्लूड किया उस रिसर्च से। तो आप रिटन फॉर्म में क्यों लिखते हैं, रिटन फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप पहली बार सिर्फ लिख के वहां पर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर रिटन फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना जो मेंटर है उसको दिखाएंगे, वो उस पर रिव्यू देगा, उसको जो भी गलती होगा वो आपका बताएगा, आप फिर से वहां पर करेक्शन करेंगे और फिर से वहां पर उसे दिखाएंगे। जब वो ओके बोल दे, उसके बाद जाके आप वहां बाकी मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे एज अ पीपीटी। लेकिन पीपीटी नहीं होता है, आप वहां पर बोर्ड पे लिखते हैं या फिर अच्छे से यहाँ पर जैसा भी जो भी तरीका होता है, यू हैव टू प्रेजेंट इट एज अ समझाने के तरीके से, जैसे क्लास को पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आपको समझाना होता है। और एक रिटन फॉर्मेट में वो फाइल सभी मेंबर्स के सामने रहेगी, जो भी चीजें आपने यहाँ पर समझाई। ठीक है, तो ये चीज क्यों, ये मेथड अप्लाई किया जाता है, ताकि आपको जो भी मिस्टेक्स है उसको फोर्टिफाई करने से पहले, यानी कि सबके सामने लाने से पहले, आप यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ अच्छे लोगों का ओपिनियन लेंगे जिनके पास नॉलेज है उस चीज को लेकर। मान लीजिए अगर मैं डिसर्टेशन लिख रही हूँ समथिंग अबाउट सिग्नल एंड सिस्टम, तो सिग्नल एंड सिस्टम्स के बारे में अगर मैं लिख रही हूँ, तो मुझे ऐसे पर्सन को यहाँ पर अपना डिसर्टेशन दिखाना होगा जो उसकी नॉलेज रखता है। ठीक है, मैं हेड ऑफ मैनेजमेंट को नहीं दिखा सकते, बिकॉज ही डज नॉट हैव एन आइडिया अबाउट सिग्नल एंड सिस्टम, और अगर है भी तो उतना बेस आइडिया उसके पास नहीं है कि वो मेरा रिसर्च पढ़ सके, समझ सके और उसके बाद कह सके ये सही है या नहीं। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर भी देती हूँ तो मेरे पास सही ओपिनियन नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास उतना बेस नॉलेज नहीं है।
ठीक है, उनके पास अपना एक सब्जेक्ट है जिसका वो अच्छे से बेस नॉलेज रखते हैं। अगर उस सब्जेक्ट में मुझे प्रेजेंटेशन करना है तो मैं डिसर्टेशन देना है तो मैं उनको जाके बोलूंगी। लेकिन जो पर्सन यहाँ पर एक्चुअली उस चीज के बारे में नॉलेजेबल है, जो नॉलेज रखता है, उनसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे कि मैंने ये लिखा है, आप पढ़ के देखिए, इज इट राइट, डू यू फाइंड एनी एरर्स इन देयर, इफ नॉट देन इज इट वैलिड। ठीक है, जो मेरा थ्योरी है क्या वो वैलिड होगा, आपका अपना ओपिनियन क्या कहता है इस बारे में, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है, और ये चीजें क्या है, ये बेस्ट मेथड है ताकि हमारे जो माइंड का सोफिज्म है, ठीक है, मतलब आपके माइंड का जो भी यहाँ पर अपना एक प्लेन ट्रैक है, ठीक है, अपना एक ट्रैक है कि उसी प्रोस्पेक्टिव से जो आप देखते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा हट के आप यहाँ पर सोच सकें। ठीक है, उससे थोड़ा हटके यहाँ पर आप सोचना है कि अगर ये जो चीज है, ठीक है, अगर ये जो चीज है ये दूसरे के पर्सपेक्टिव से अगर हम जाने, ठीक है, तो अपना मतलब मान लीजिए कि अगर मैं ये बात सोच रही हूँ, ठीक है, मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, मुझे अपना तरीका सही लग रहा है क्योंकि उसे नेगेट करने वाला कोई नहीं है ना, और ना ही मैं किसी की सुन रही हूँ नेगेट करने के लिए। तो अपने माइंड का जो सोफिज्म है, यानी कि जो भी आपका माइंड यहाँ पर अपना ओपिनियन दे रहा है या फिर फॉल्स आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो आपको गलत है कब पता चलेगा, जब किसी को आप दिखाओगे, रिव्यू करवाओगे। ठीक है, तो सोफिज्म मीन्स फॉल्स आर्ग्यूमेंट, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अपने माइंड का आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो किसी और के प्रोस्पेक्टिव जानने से, किसी और का नजरिया जानने से हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स आपको दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं। ठीक है, कीप इट ऑन ग्राउंड का मतलब हुआ कि आपको हवा में नहीं उड़ना है, आपको ग्राउंडेड रहना है और आपको सोचना है कि ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने जो सोचा है वो गलत हो सकता है। Even though I have read a lot of things, I have learned a lot of things, still there is a possibility, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, there is a possibility that we can make mistakes। तो हमें यहाँ पर ग्राउंडेड रहना है, ये बात दिमाग में रखनी है कि हाँ हम गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर गलत हो सकते हैं तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट से पीछे हट जाना है, बिल्कुल नहीं। आपने जो भी यहाँ पर सोचा है उसको सामने रखिए। सामने वाला अगर आपको कुछ ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, अगर कुछ ऐसा काउंटर बात बोल दे रहा है जो कि आपको लॉजिकल समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली में लॉजिकल चीजें हैं और ये सही हो सकती हैं, तब आप अपने आप को बोलेंगे कि हाँ चलो, हो सकता है कि ये लॉजिक मैंने इंक्लूड नहीं किया था अपने थ्योरी से, तो शायद मैं गलत हूँ। लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, इसका मतलब ये कि पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में रखनी है कि आप भगवान नहीं है, आप हर चीज सही नहीं कर सकते। ठीक है, फैलेसीज का मतलब होता है जो गलत काम करते हैं या फिर जो गलतियां आपसे हो जाती हैं। ठीक है, जो मिस्टेक्स आपसे हो जाते हैं, जो लैप्सेस आप कर लेते हैं, गलती से कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी फैलेसीज में आती हैं। और इन सब चीजों को आपको जो भी आपने प्रैक्टिस किया उसमें जो भी गलतियां हैं वो आपको देखनी है, नजरअंदाज नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज आपने वो चीज की है डजंट मीन कि वो पूरा परफेक्ट है, आपकी उसकी गलतियां नजरअंदाज नहीं करनी है। ठीक है, और इन सब चीजों को आपके जो है इन कॉन्वर्सेशन वी नेचुरली डिफ्यूज आवर थॉट्स, यानी कि हम कॉन्वर्सेशन जब करते हैं हम नेचुरली अपना थॉट्स जो है वो डिफ्यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो भी माइंड में है उसे हम यहाँ पर सामने रख दे रहे हैं जो तीसरा पर्सन। लेकिन एक रिटन फॉर्म में हम यहाँ है, रिटन ट्रैक में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा जो अनकंस्ट्रेन्ड मतलब जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ उससे हमने जो भी चीज सीखा, ठीक है, मान लीजिए 4 पर्सन बैठ के यहाँ पर एक थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, 4 अलग अलग पर्सपेक्टिव काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हमने उस चीज का जो कंक्लूजन है वो निकाल के रिटन फॉर्मेट में लिखा, तो मैं यहाँ 5वें पर्सन के पास जाऊंगी उसका पर्सपेक्टिव लेने के लिए। जितना ज्यादा पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं उतना लेंगे, सो दैट your format or something that you are writing can be absolutely, मतलब जितना आप अप्रॉक्स ले सके परफेक्शन के उतना अप्रॉक्स लेना है। ठीक है, जितना नजदीक आप परफेक्शन के जा सके। ओके, यस मोहित, व्हाट इज योर डाउट? नो मैम। ओके,
ऑलराइट, तो ये पोर्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगर किसी को डाउट होगा तो यू कैन रेज योर हैंड और जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नेटवर्क इशू हो रहा है, दे आर कंटिन्यूसली रीजॉइनिंग द क्लास। प्लीज लीव अ मैसेज दो स्टूडेंट, ठीक है, जिनका नेटवर्क इशू हो रहा है। 2-3 बार एक बच्चा ज्वाइन कर चुका है अभी। तो अगर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, राइट इट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज फिर यहाँ पर मुझे डिवाइस कनेक्टेड नहीं दिखेंगे तो मैं अटेंडेंस काट लूंगी आपका। ऑलराइट, तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं हम। दैट इज योर टू रीड, राइट एंड कन्वर्ट इज ड्यू proportion is in due proportion is therefore the business of a man of letters. For all these there is not often equal opportunity. Excellence therefore is not often attainable, and most men fail in one or other of the ends proposed, and are full without readiness and ready without exactness. Some deficiencies must be forgiven all, because all are men, and more must be allowed to pass uncensored in the greater part of the world. Therefore, none can confer upon himself abilities, and few have the choices of situation proper for the improvement of those with nature has bestowed, which nature has bestowed. It is, however, reasonable to have perfection in our eyes, and that we may always advance towards it, though we know it never can be reached. इसका मतलब बताया गया लास्ट में आपका ये पैराग्राफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या लिखा है राइटर ने, कि वो पर्सन जो रीड करता है, राइट करता है और कन्वर्स करता है, यानी कि पढ़ता है, लिखता है और बात करता है उस चीज के बारे में, वो पर्सन जो है बिजनेस ऑफ, इट इज द बिजनेस ऑफ अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब कि वो पर्सन जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ड्यू प्रपोर्शन का मतलब कि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट प्रपोर्शन में उसे करना है। ये नहीं कि आप लिख ज्यादा रहे हैं, ये नहीं कि पढ़ ज्यादा रहे हैं या फिर कन्वर्स ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, आपको ड्यू प्रपोर्शन में जितना पढ़ रहे हो उतना कन्वर्स करो, उतना ही राइट करो, ठीक है। इसे एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में आपको करना है इन तीनों चीजों को। और ये चीज एक पर्सन के लिए अच्छा है जो नॉलेज रखना चाहता है, ठीक है। द बिजनेस ऑफ इट इज देयरफॉर द बिजनेस ऑफ अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स अगेन जो नॉलेज रखना चाहते हैं या जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सके, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर लिख सके, इसकी अपॉर्चुनिटी मिले या रीड कर सके, हर एक चीज पॉसिबल नहीं है पाना, ठीक है। दैट इज ह्यूमन नेचर। 1 मिनट। आप जिंदगी में हर एक चीज अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अचीव करना छोड़ दें या फिर इस चीज को लेकर बैठ जाएं कि यार सब कुछ थोड़ी हो पाएगा, जितना हो रहा है उतना कर लो। नहीं, आपको यहाँ पर परफेक्शन को दिमाग में रखते हुए, एक्सीलेंस को दिमाग में रखते हुए उस चीज को जितना नजदीक आप जा सके, परफेक्शन के जितना नजदीक आप जा सके, एक्सीलेंस के उतना नजदीक जाना है, ठीक है। जो भी आपका ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए लिखा गया है सम डेफिशिएंसी मस्ट बी फॉरगिवन ऑल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर है जो रीड ज्यादा करता है उसके साथ हम कन्वर्स ना करें या राइट ना करें या उससे गलत कह दे, ठीक है। कोई भी इंसान अपने प्रोस्पेक्टिव से गलत नहीं होता है, या तो उसने रीड नहीं किया है ज्यादा, या फिर उसने लिखा नहीं है, या फिर उसने कन्वर्स नहीं किया है। तीनों में से किसी एक की डेफिशिएंसी यानी कि कमी, जरूरी नहीं है कि हम उस इंसान को गलत कह दें जस्ट बिकॉज उसमें किसी चीज की डेफिशिएंसी है, ठीक है। इन तीनों में से किसी चीज की भी अगर उसे डेफिशिएंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर उसे हमेशा ही गलत करें या उसे हमेशा के लिए गलत मान ले, ठीक है। हम उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। हम उसे बता सकते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर उन सभी चीजों को हमें अटेन करने की कोशिश करनी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ठीक है, यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि इट इज नॉट ऑफन अचीव्ड इक्वली, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लिख ज्यादा रहे हैं, जितना पढ़ रहे हो उतना ही कन्वर्स कर रहे हो, उतना ही लिख रहे हो। इस प्रपोर्शन को हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इसे अटेन करना, अटेन मतलब पा लेना, बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जो है वो फेल हो जाते हैं एट द एंड,
ठीक है। लेकिन और इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ पर्सन फुल है, फुल यानी कि जब आप रीड करते हैं आपके पास नॉलेज है, फुल नॉलेज है, लेकिन आप रेडी नहीं है। कुछ लोग रेडी है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि वो राइट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन सभी की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो हमें कुछ चीजों को सेंसर्ड रखना है और कुछ चीजों को अनसेंसर्ड। सेंसर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ चीजों को रोक देते हैं लोगों के पास जाने में, तो कुछ चीजों को हम सेंसर करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को हम यहाँ पर रोक के रखेंगे, कुछ लोगों की कुछ चीजें जो है वो हम सबको नहीं बताएंगे। लेकिन बहुत बार हम हर किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ बहुत सारी चीजें अनसेंसर्ड अलाउ कर देनी चाहिए। क्यों अलाउ कर देनी चाहिए? ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, अगर वो रीड कर रहे हैं तो रीड करने की हमें और अपॉर्चुनिटीज देनी है उन्हें। ठीक है, अगर वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें पास कर देना है। क्यों अनसेंसर्ड? ताकि उनके पास कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो। हमें उन्हें कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो राइट करने की अपॉर्चुनिटी ले सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उन्हें अलाउ कर देना है ताकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आए कि ये तीनों चीज वो प्रोपोर्शन में कर पाए। ठीक है, इट इज, हमें क्या करना है, टू हैव, इट इज रीजनेबल। ये बिल्कुल सही चीज है, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है, ये बिल्कुल रीजनेबल चीज है कि आप परफेक्शन को आंख में रखते हुए, यानी कि आपके दिमाग में ये चीज है कि हमें परफेक्शन पाना है। हालांकि ये चीज आपको कभी अचीव नहीं होगी। ठीक है, वी नो इट इज नेवर कैन बी अचीव। आपको पता है कि परफेक्शन आपको कहीं भी किसी भी लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, किसी भी चीज में नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें परफेक्शन को अपने आंख में रखना है, अपने दिमाग में रखना है और उसकी तरफ मूव करते जाना है जितना नजदीक हम जा सके। ठीक है, जितना नजदीक हम परफेक्शन के जा पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना मैनकाइंड के लिए अच्छा है। ठीक है, इज देयर एनी पर्टिकुलर डाउट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पैराग्राफ और एनी पैराग्राफ बिफोर? ये पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया था आपको। आई होप कि आप रीड कर रहे हो। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं ये पूरा पैराग्राफ, पूरे जो चैप्टर है वो पूरा पूरा का पूरा दोबारा पढ़ाऊं जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, आई कैन गिव यू अ रिव्यू। ठीक है, मैं रिव्यू एक बार में पढ़ा सकती हूँ रिविजन करते टाइम, लेकिन इससे आपका सिलेबस पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस हमें कंप्लीट पहले करना है, उसके बाद मैं रिविजन कराते वक्त आपको बहुत सारी चीजें दे दूंगी। प्लस आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर पीडीएफ में सारी चीजें रखी हुई हैं, सारा मटेरियल रखा हुआ है। आप खुद से मेहनत करेंगे तो ये ऑब्वियसली पॉसिबल है कि आप आराम से यहाँ पर पढ़ पाओगे। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो रहा है, कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है, अब डाउट क्लास मैंने हर चैप्टर के लास्ट में रखे हैं, आप उस डाउट क्लास में आराम से पूछ सकते हो। प्लस आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया टाइम पर तो हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा, उसके बाद जितना भी टाइम है हम उसमें डाउट क्लास ही रखेंगे, रिविजन क्लास ही रखेंगे। ठीक है, और तो ये पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट, ऑफ स्टडीज हो गया कंप्लीट। इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप यहाँ पर खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, लिखने का। ठीक है, क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं, जैसे अ जेंटलमैन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन था, वो एक आर्टिकल था। ठीक है, यहाँ पर भी एक आर्टिकल है, ये बताया जा रहा है स्टडीज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई कैन गिव यू अ मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो होगा वो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे कि आपके नजरिए से यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी बातें रखी गई हैं, जो भी बात बोली गई है बाय बेकन और बाय सैमुअल, इन सभी चीजों के बारे में आपका क्या नजरिया है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अगर एक पर्सन, ये जो मोटो है इनका, वेयर इज इट गॉन, ये जो इनका मोटो है, दैट अ पर्सन हु रीड इज फुल, ठीक है, एंड अ पर्सन हु राइट्स इज, yes, a person who converts is ready and a person who writes is exact। तो ये जो उनका मोटो है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये आपका जो परसेप्शन है, ठीक है, ये यहाँ पर है, रीडिंग मेक्स फुल मैन, कन्वर्सेशन रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो इस मोटो के बारे में आपका क्या सोचना है? व्हाट इज योर ओपिनियन? राइट डाउन द क्वेश्चन इफ यू वांट। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर एक पर्सन जो है वो रीड करता है, तो अकॉर्डिंग टू द बेकन यहाँ पर लिखा गया है कि अगर एक पर्सन रीड करता है तो वो फुल मैन है। फुल मैन उनके पास ज्ञान है, उनके पास दिमाग उनका पूरा भरा हुआ है ज्ञान से।
अगर एक पर्सन जो है वो कन्वर्स करता है यानी कि बात करता है यानी कि डिस्कशन करता है, तो वो रेडी है। किस चीज के लिए तैयार है? अपनी जो भी उसका ओपिनियन है उसे डिफेंड करने के लिए वो तैयार रहेगा। ठीक है, उसका जो एक परसेप्शन है, उसे देखने का जो नजरिया है, वो उसे डिफेंड कर सकता है। वो किसी के आगे जल्दी झुकेगा नहीं, वो लॉजिकल और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड अपना उसका थिंकिंग है, उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। राइटिंग एंड एग्जैक्टमेंट का मतलब राइटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपना एग्जैक्टनेस दिखा सकते हैं। एग्जैक्टनेस का मतलब क्या? कि आप यहाँ पर जो भी चीजें सोच रहे हैं, जो भी चीजें आपने कंक्लूड की आफ्टर यू हैव अ डिस्कशन, उसके बाद आपने इस आपका जो यहाँ पर परसेप्शन है, आपका जो कंक्लूजन है, वो एग्जैक्टली क्या निकला। तो एग्जैक्टनेस मतलब वो कंक्लूजन जो है उसका एग्जैक्टनेस यहाँ पर क्या निकलेगा। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप ये जो मोटो है बेकन का कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्वर्सेशन अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका आंसर कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि इसमें क्या डिस्कशन हुआ और उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या बेकन सही थे, कि ये अगर कोई रीड करता है तो ऐसा बनता है, या कन्वर्स करता है तो ऐसा बनता है, या फिर बेकन गलत थे। ये आपका सही या गलत है, अगर वो तो क्यों सही है और क्यों गलत है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट इट डाउन वेरी केयरफुली, रीड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, उन सभी चीजों के बारे में रीड करिए और उसके बाद अपना एक ओपिनियन फॉर्म करिए कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई रीड करे तो क्या वो फुल मैन हो जाएगा, अगर कोई कन्वर्स करे तो क्या वो रेडी मैन हो जाएगा, और अगर कोई राइट करे तो क्या वो एग्जैक्ट मैन हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा इसी फॉर्मेट में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है? दैट व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस एसे, या फिर जिस आर्टिकल जो भी है ये, इससे आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा वो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, कि क्या आप अग्री करते हैं इसमें जो आर्ग्यूमेंट आए कि नहीं आए। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एक तरह से एक समरी लिखना है जो भी चीजें आपने यहाँ पर लर्न की 2 पैराग्राफ्स में। ट्राई टू डू इट इन 2 पैराग्राफ सो दैट अगर ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा है तो आप आराम से 2 पैराग्राफ को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके 3 पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो भी चीजें आपने पढ़ी ऑफ स्टडीज में उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे अपने वर्ड्स में। ठीक है, क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर पढ़ के, जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ी क्या वो सही थी या वो गलत थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन का कल आंसर करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन का आंसर कर दिया दैट मीन्स यू हैव रेड दिस होल पैराग्राफ हियर। यहाँ पर जो भी आर्टिकल लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, इसको अच्छे से आपने पढ़ा है और अपना एक ओपिनियन फॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने लिखा है देन इट इज ऑल राइट। अगर कॉपी करके लिखोगे गूगल से तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कोशिश करिएगा कि आप पढ़ पाए। और अगर आपने पढ़ लिया ये पूरा पैसेज और आंसर कर दिया दैट मीन्स कि अगर आपके पास डाउट होंगे, यानी कि पढ़ने के बाद ही डाउट होते हैं, तो आपके पास डाउट होंगे तो आप क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। अगर नहीं होंगे तो फिर उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ऑलराइट, so I have taken your attendance. If you have a doubt, please raise your hand. अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बता दूंगी मेनली, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पूरा सब चीज पढ़ा है तो आप कोई भी आंसर, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाओगे। ठीक है, all right, so if there is no doubt, no further doubt, let's end this class here and then we can discuss further in the next class. ठीक है।